अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उज़ाई जंगवीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर रोज़ की। गर्मियों का मौसम शुरू है जी, और गर्मियों का आगाज़ जो है उसकी नवीद जो है वो वापडा वालों की तरफ से लोड शेडिंग के अज़ाब नाज़िल करने से होती है। तो उससे हमें पता चलता है जी कि गर्मियाँ आ गई हैं। अल्लाह मियाँ की गर्मियाँ बाद में आती हैं और फिर लोड शेडिंग का अज़ाब जो है वो वापडा और उसकी ये जो कंपनियां हैं उनकी मेहरबानी से आता है, या फिर उनको चलाने वालों की नालायकी से आता है। ऐसा कुछ भी कह लें, एक ही बात है। अच्छा, थोड़ी बहुत जो है वो बारिश हल्की फुल्की हुई है, और इस्लामाबाद में भी थोड़ा सा मौसम खुशगवार हुआ है, बाकी इलाकों में भी यकीनन हुआ होगा, और उसकी वजह से ज़रा गर्मी की हिद्दत और शिद्दत भी कम हुई है। लेकिन ये अगले 2-3 दिन तक की बात है। मेरा ख़्याल है कि ये सारा मामला इंतज़ार कर रहा था गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन तक। मौसम खुशगवार है, अगरचे जो बयानात हैं उनमें भी कोई बहुत ज़्यादा तलख़ी नहीं है। बिलावल साहब पहले से मौजूद हैं आज़ाद गिलगित बल्तिस्तान में, और जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की भी आज मुँह दिखाई हो गई है पब्लिकली, और मार्केट कर दिया गया है उनको। और तीसरी तरफ जो है वो पीटीआई के बैरिस्टर गौहर साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं, और उनके दीगर कायदीन भी मौजूद हैं। ख़्वाब फरोशी का अमल जारी है, और ज़ाहिर ख़रीदने वाले तो बहुत सारे मौजूद हैं। वो हर दफ़ा हम ये ख़्वाब ख़रीदते हैं, लेकिन इस ख्वाब का जो अंजाम है वो इंतहाई भयानक हर दफ़ा साबित होता है। और फिर ये सियासी लोगों को कोई बूट का ठुड्डा मार के निकाल के तो बाहर फेंकता है, तो हमें बताया जाता है कि ये तो चोर था, डाकू था, और फ़लाँ था फ़लाँ था फ़लाँ था। लेकिन बहरहाल ये सिलसिला वतन अज़ीज़ में एक तवील अरसे से चल रहा है, और आइंदा भी चलता रहने का तवक्को है। और सिर्फ़ आज़ाद कश्मीर में उन्होंने ख्वाब ख़रीदने तकरीबन बंद किए हैं, बल्कि दाखिला लोगों का, गैर मकामी लोगों का दाखिला बंद करके, और वो जो टाउट किस्म के वहाँ पे सियासतदान थे उनका दाखिला बंद करके सियासत के अंदर, तो वहाँ लोगों ने जूते और ताकत के ज़ोर पे सहूलियात हासिल की हैं। यही एक तरीका है। बहरहाल फ़िलहाल जो है इसका ये इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ आज़ाद कश्मीर में हुई है, और 9 तारीख़ को दोबारा होने वाली है, और ये फिर नाक रगड़ते हुए वहाँ पे पहुँचेंगे, और सारी गुफ्तगू बाकी सारा कुछ आपको पता है। लेकिन दूसरी तरफ बजट जो है वो अपनी तमाम हशर सामानियों के साथ आया ही चाहता है। बस सिर्फ तैयारी रखें और कतारों में लगने की तैयारी करें, क्योंकि सरकार जो है आवाम के वसीर तर मफाद में आम आदमी की मुआशी मंजीर ठोकने की पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रही है। अब आप और हमारी बर्दाश्त कितनी है, ये इसका मैच है। हुकूमती मज़ालिम और अवामी बर्दाश्त के माबैन मैच चल रहा है जी। अभी देखते हैं कि ये और कितना अरसा चलता है, और वो वक्त कब आएगा जब जैसे आज़ाद कश्मीर में उन्होंने तबीयत साफ़ की है, तो वतन अज़ीज़ में भी ऐसा हो। लेकिन अगर उससे पहले ही अशराफिया को, अरबाब इक़्तिदार को, ताकतवरों को अगर उससे पहले अकल ना आई, तो फिर अकल जो है वो बज़रिया कुछ और ही उसका नफूज़ होगा। मुझे ये लगता है, वो क्या कहते हैं, आपका मेरी राय से या मेरा आपकी राय से मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। बजट के बारे में ज़रा गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि वैसे तो सियासी मामलात बेतहाशा हैं। हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादी एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं, और अब नाम लिए बगैर, चूँकि मजबूरियों का सौदा है, तो नौकरी कहीं और की है, तो इसलिए ये बेचारे जो है ना एक दूसरे को, जैसे वो बुमें नहीं होती पड़ोसन एक दूसरे को ताने मैंने देती हैं, और उसका नाम नहीं लेती जिसका नाम मरकज़ी किरदार होता है। इसी तरह पीटीआई में भी टूट फूट मौजूद है, और बाकी भी छोटी मोटी जमातें अपनी बारी लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बज़रिया कुछ लेन देन के ज़रिए। चलें आज इस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं कि आवाम के साथ, आपके साथ और हमारे साथ होने क्या जा रहा है। और जो हमारे साथ बहुत ही मोतबर नाम मौजूद हैं बिज़नेस के हवाले से, तो उनसे ही जानते हैं, समझते हैं, चूँकि सबसे ज़्यादा तो उनको समझ है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़की इजाज़ साहब, नायब सदर हैं FPCCI के। अस्सलाम वालेकुम ज़की इजाज़ साहब, और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद।
वालेकुम अस्सलाम जाहिद साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम उस्मान शौकत साहब, सदर हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। वालेकुम सलाम जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ज़की साहब, ये जो गुज़श्ता दिनों एक दिन पहले जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से बिज़नेस कम्युनिटी की, और ख़ास तौर पे ये FPCCI के बैनर तले, इसमें आप मौजूद थे कि नहीं? नहीं जाहिद साहब, मैं मौजूद नहीं था। ओके, लेकिन मैं अच्छा, शाहबाद चलें नहीं था। चलें चलें, मैंने कहा ये ज़रा हमारे इकराम एहतियातन साहब पूछ लिया जाए। अच्छा, आते। तो क्या उसमें ऐसा क्या तय पाया जो कि आप लोग ये समझते हों कि सच्ची मुच्ची आपकी उन बातों को जिनको सुना गया उन पे अमल दरामद भी होगा? जी जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने फेडरेशन को और जो चैम्बर्स थे उनके सदूर को इनवाइट किया, और उसका जो मीटिंग का एजेंडा था वो भी अपकमिंग बजट है 2026-27 का। उसमें हमारे प्रेसिडेंट आतिफ इकराम साहब, पैटर्न इन चीफ, हमारे SM तनवीर साहब, शौकत साहब भी थे वहाँ पर मौजूद। देखिए, बात यह है कि वहाँ पर क्या डिस्कस हुआ, क्या चीज़ें हुई, लेकिन जो वहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी ने, जो फेडरेशन ने जो मौक़िफ़ बयान किया, उसमें मेनली ऑब्जेक्टिव था कि जो अपकमिंग बजट है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर बेस होना चाहिए है। नंबर 2, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, इंडस्ट्री बेस के ऊपर होना चाहिए, और साथ साथ जिसमें रोजगार के मौके शामिल हों, इनकम आपकी आमदन बढ़ सके, मजबूत सनतें लग सके, और इन्वेस्टमेंट जो आपकी लोकल इन्वेस्टमेंट है और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आ सके, और गुर्बत में कमी हो। तो हमारा एज ए फेडरेशन, एज ए बिजनेस कम्युनिटी, ये हमारा स्टांस है कि अपकमिंग बजट जो है वो इन चीज़ों के ऊपर बेस होना चाहिए। तो अगर मैं एक्सपोर्ट नेट ग्रोथ की बात करूं तो उसमें जो आपको पता है कि हम रीजन में कंपेटिटिव नहीं है। हम 35% से 40% जो है हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, जिसमें सबसे बड़ा हमारा जो इशू है वो एनर्जी का है, जिसमें हम बिजली की बात करें मुस्तकिल के 8 या 9 सेंट होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ 12.5 सेंट जो है इस वक्त। इसी तरह हम गैस की बात करें कि जिस वक्त 14 सेंट है, ये भी 9 सेंट होनी चाहिए। ज़की साहब, ये तो वो बातें हो गई ना जो आप तूल तवील अरसे से हमारे साथ भी, हुकाम के साथ भी, वज़ीरों के साथ भी, और आपस की मीटिंग्स में भी करते हैं। मैं ये समझना चाह रहा था कि उसका कोई आउटकम हुआ है उस मीटिंग का? वो जो मुतालबात, गुफ्तगू, तजावीज़ आपकी तरफ से दी गई थी वो सुनी तो गई, तो क्या उस पर कोई 1% का हज़ारवां हिस्सा कोई अमल दरामद उसी की तरफ अगर आप आएंगे तो हमें सहूलत हो जाएगी? तरफ आ रहा हूँ। देखिए, उसमें एक तो जो बात की, जो ऑलरेडी जिसमें मैंने डोमेस्टिक जब ग्रोथ की बात की तो उसके अंदर हमने जो तजावीज़ दी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा है जिसमें फौरी तौर पर एक पॉजिटिव चीज़ आ सकती है, और दूसरा एग्रीकल्चर। तो मैं समझता हूं कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे कि हम उसमें काफ़ी रिलीफ देने जा रहे हैं। जो डबल डिजिट में टैक्सेशन हो गई थी उसको हम 4% के करीब लेकर आ रहे हैं। प्लस उन्होंने जो 5 लाख घरों की बात की है बनाने की, उसमें उन्होंने 1 करोड़ की जो है वो हाउस फाइनेंस शुरू कर दिया है, और हमने ये तजवीज़ दी है कि एक स्लैब और भी निकालें 3 करोड़ के लिए, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी घर बना सकें। ये तो पहले की बातें हैं। ये तो मैं ज़की साहब, मैं ये पहले की बातें हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से इसके ऊपर पॉजिटिव फीडबैक थी कि जी बिल्कुल हम इसके ऊपर नहीं, इसमें तो वो कर्जे दे रहे हैं लोगों को, लोग कर्जे ले रहे हैं और घर बना रहे हैं। जाहिर साहब, वो तो आपकी बात ठीक है। देखिए, वो थी पहले 25 लाख, अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 करोड़ का कर दी है उसकी, और अब वो 3 करोड़ की हमने उनको रिक्वेस्ट की है। लेकिन साथ में कि 236F और 236K और 7E और 7F और डीम जो था उसको उन्होंने कहा है कि हम इंशाल्लाह अपकमिंग बजट के अंदर इसको हम आपके लिए पॉजिटिव कर देंगे। तो एक तो ये चीज पॉजिटिव हुई है। अच्छा। उसके साथ साथ जो बिजनेस कम्युनिटी का सिर्फ जो रिक्वेस्ट है वो है टैक्सेशन, जो इस वक्त 65% है। उस पे जो हमने इस तमाम बिजनेस कम्युनिटी का एक स्टांस है, एक तो सुपर टैक्स को खत्म किया जाए, नंबर 2 के जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको 20% किया जाए, और इसके साथ जो डिविडेंड है उसके ऊपर 15% से उसको 5% किया जाए।
तो ये हमने तजावीज़ दी हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इसके ऊपर हम इसको देख रहे हैं। और साथ साथ हमने FTR की बात की है कि जो एक्सपोर्टर के हवाले से अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो FTR जो 1% था आपका, उसको रजीम को वापस लेकर आए। इसमें हमने ये भी उनको ये कहा है कि अगर आप 1.25% या 1.5% भी कर दें तो तब भी एक्सपोर्टर इस पे हैप्पी होंगे कि हम फिक्स FTR के अंदर ही रहें। तो ये वो चीजें हैं जो कि वहां पर डिस्कस हुई हैं। ओके, ठीक है, चलें आज इस पे आगे भी बढ़ते हैं उस्मान साहब से भी ज़रा इनपुट ले लें, तो फिर आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ। ज़की साहब, उस्मान साहब आप तो उस मीटिंग में मौजूद थे जो वज़ीर आज़म के साथ। अच्छा, आप लोगों की तजावीज़ वही हैं जो एक तूल तवील अरसे से आप लोग देते चले आ रहे हैं। मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि आया उस पे जो भी आपकी तजावीज़ थी उसमें वो मेहदी हसन का गी तो बहुत होगा सरकार की तरफ से, हुआ क्या है सर? यानी अमल दरामद की बात मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि अगले साल हम फिर यही वाली गुफ्तगू कर रहे होंगे या नहीं। जी, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त तमाम नजरें इस बजट पे हैं और सारी बिजनेस कम्युनिटी की तवक्कुआत यही है कि आने वाला बजट कुछ रिलीफ लेके आए। और कल जो हमारी मीटिंग हुई वो इसी सिलसिले की कड़ी थी कि हम काफी अरसे से मिल रहे थे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से हमारी SIFC में मुलाकातें हो रही थी और जो गवर्नमेंट के अहदेदारान हैं उनसे मुलाकातें कर रहे थे। और अभी एक फाइनल मीटिंग थी कि जिसमें हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को जो अपनी तजावीज़ हैं उनको एक तरह से रीइटरेट करना था और उनसे एक कह लें कि एक इल्तिजा या रिक्वेस्ट करनी थी कि आप हमें रिलीफ दें। और कल यही बात हुई। देखें, हमने ₹1 की कंसेशन नहीं मांगी प्राइम मिनिस्टर साहब से, ना ही गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस है कि वो कुछ दे सकती है। हमने सिर्फ जो गवर्नमेंट से कल बात की है, हमने यही कहा प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आपने बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर जो इस वक्त एक टैक्स बर्डन है, जो अभी ज़की इजाज़ साहब ने भी बात की, कि उसको कम करना है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है। हर शख्स, चाहे गरीब है, अमीर है, चाहे सनतकार है, वो इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से परेशान है। उसमें कॉस्ट ऑफ एनर्जी हमने बिल्कुल बात की। अब वहां पे बात क्या हुई कि देखिए, आज अगर हम बात करते हैं कि FBR वहां मौजूद था कि FBR बर्डन बढ़ाता है, बेस नहीं बढ़ाता। कल हमने उनसे बेस बढ़ाने की बात की, हमने टैक्स जो नीचे लाने की बात की। हमने उनसे ये कहा कि इससे आपकी बेस बढ़ेगी और ये आपको समझना पड़ेगा। जितना टैक्स रेट आज हमारा रीजनली सबसे हाई है, उतनी ही टैक्स की कंप्लायंस कम होती जा रही है। साथ साथ हमने वो तजावीज दी उनको जो आप जिस पे बात करना चाह रहे हैं कि अब बजट की आमद है और कुछ आपने चाहे मगोइयां सुनी होंगी और मैंने तो उस पर बहुत एक इंसिस्ट किया कि कुछ ऐसी पॉलिसीज जो हम सुन रहे हैं कि आने वाली हैं वो ना आए, जो हम समझते हैं कि इस वक्त इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की तो बातें हम करते हैं, ये आपने सारा साल सुनी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया वो तो अब बहुत ही घिस-पिट गई है। मैंने जो बात की, मैंने कहा कि देखिए, आजकल एक चैमगोई हो रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक कोई टैक्स आने वाला है, EV व्हीकल्स पे IMF के प्रेशर की वजह से। आप अखबारात में भी पढ़ रहे होंगे कि ये खबरें आ रही हैं कि जी 18% ये होने वाला है। अब खुदा जानता है बजट में क्या होगा उस दिन, लेकिन कल मैंने ये आवाज़े बुलंद उनको कहा कि आप EV पॉलिसी चाहे IMF के प्रेशर की वजह से अगर इस वक्त बना रहे हैं तो आप अक्रॉस द बोर्ड 18% टैक्स ना लगाएं, आप 2 टियर पॉलिसी बना दें। आप जो छोटा 2 व्हीलर, जो बेचारा स्टूडेंट अपने पेट्रोल के खर्चे से बचने के लिए 2 व्हीलर ले रहा है, या जो छोटा एक मुतवसत तबका गाड़ियां ले रहा है, आज लोकली भी बननी शुरू हो रही है EV व्हीकल्स, उनको टैक्स एग्जेम्प्ट कीजिए। हाँ, जो अमीर तबका है, जो अपनी दूसरी तीसरी गाड़ी के तौर पर एक शौकिया EV ले रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने घर में ले रहा है, उससे आप पूरा 18% टैक्स लीजिए, बिल्कुल लीजिए। लेकिन अगर आप इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल पे टैक्स लगा देंगे तो आपका एक बहुत बड़ा फ्यूल का बिल, देखें हमारा सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम है ना, जाहिर साहब, हम 65 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं, 25 बिलियन की एक्सपोर्ट, वो बकाया कशकोल जो है वो कभी IMF जाता है। अब वो उसमें सबसे बड़ी पेमेंट जो इंपोर्ट बिल की है वो फ्यूल की है। और कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्टार्टिंग स्पीच में कहा कि आप लोगों को पता है कि हमारा फ्यूल बिल 3 गुना हो गया है ड्यू टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर, क्योंकि $50 पे बैरल था जब वॉर स्टार्ट हुई थी और 120 तक गया, तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा, 3 गुना के करीब उन्होंने कहा कि देखिए हमारा ऑयल बिल बढ़ चुका है, हमारे लिए तो मसाइल है। तो EV आपका यही ऑयल बिल कम कर रहा है। आज जितना आपको ऑयल ठीक है ये तो चले गए ना हम जुजियात में। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि वजीर आजम ने ये कहा कि अच्छा जी एड डन, या आपको कहानियां सुनाई हैं और आप वो सारी कहानियां सुन के आ गए हैं?
मैं ये नहीं, पूछ रहा हूँ ऐसा- कोई चीज़ ऐसी जिस पे उन्होंने आपको यकीन दहानी कराई हो कि जी इस पे 100% अमल दरामद होगा इस बजट में। जी। मैं वो सुनना चाह रहा हूँ, चूँकि आम आदमी जी, का एक आपको चीज़- लेना देना ही नहीं है बजट से, चूँकि उसको पता है कि ये बजट गर्दी जो है ना, ये आम आदमी के लिए, और ये टैक्स गर्दी जो है आम आदमी के लिए, ये बहुत ही खौफनाक है। चलें जी जी, जी, सिर्फ बिल्कुल वो सही। वाली देखिए- बात फरमाइए, बाकी ठीक है। जी, एक बात जिसपे पीएम साहब ने एग्री किया और तमाम चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर ने उसको बहुत बावज़े बुलंद भी वहां इस पे बात की, वो थी एसएमई सेक्टर। देखिए आज हम जो बात करते हैं कि हमारा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर है, जो छोटा कारोबारी है, वो बेचारा जो है वो एक मुसलसल चक्की में पिसा हुआ है। वो चक्की क्या है कि टैक्स भी वो दे रहा है, वो बेचारा ग्रो भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास एक्सेस टू फाइनेंस नहीं। आज काइबोर 12-13% पे एक छोटा कारोबारी आदमी क्या बड़ा भी नहीं ले पा रहा। तो हमने एसएमई पे उनसे खास बात की कि खुदारा इनके लिए कोई एक्सेस टू फाइनेंस लेके आइए। एक टर्फ आया था, हमने कोविड में सुना था, लेकिन वो तो सारा सुना है, बड़े जो प्लेयर्स थे, जो बड़े कारोबारी हाउसेस थे, वो ले गए, छोटे एसएमई को तो नहीं मिला वो। तो एसएमई पे उन्होंने बहुत पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैंने जो एक इदारा समीडा हमारा एक इदारा होता था उसको, बल्कि उन्होंने कहा कि वो इनइफेक्टिव हो गया, उस इदारे ने एसएमई के लिए कुछ काम नहीं किया, लेकिन हमने उसमें अब नई रूह फूंकी है, एक नई सीम बनाई, बाकायदा उन्होंने एसएमई पे बहुत देर बात की। तो हम बोले एसएमई के लिए अच्छी खबर आएगी। चलें जी, अच्छा, कहीं ये ना हो कि वो उसका इदारा ही बना दें और वो इदारा वो वाला हो जो पहले समीडा था, वो फ्रॉडिया किस्म का, वो जो लोगों के लिए एक अजाब था। अगर वही वाला वज़ीर आज़म साहब ने करना है तो साढ़े वालों जवाब है। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद एहतिशाम हैदर गिलानी साहब, सदर हैं सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ये फरमाएं कि आप उस जो वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात थी बिज़नेस कम्युनिटी की, आप उसमें शामिल थे कि नहीं? मैं शामिल था जी। अच्छा जी, चलें मैं ये समझना ये चाह रहा हूँ, ये मैंने इसलिए पूछा ताकि मैं अपना सवाल वाज़े कर सकूँ, और वो सवाल बड़ा सादा सा है, और वो ये कि आप लोगों की तरफ से सारा साल 365 दिन मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाहिर है मुतालबात हैं और वो जेन्युइन हैं चीज़ें, उसमें से कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो आपकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, आया कोई उन्होंने आपको ऐसी यकीन दहानी कराई कि आज कल परसों तरसों में इस पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा, या आप लोगों की सिर्फ गुफ्तगू उन्होंने सुनी और आपको लॉलीपॉप दे के भेज दिया? ज़्यादातर तो जी उन्होंने सुनी। अच्छा। हमारी जो मुख्तलिफ चैम्बर्स की रिक्वायरमेंट्स या हमारी जो गुज़ारिशात हम पहले ही जमा करा चुके हैं FBR में, मेंबर टैक्स पॉलिसी के पास, वो सारी सुनी और उसके ऊपर वेल नोटेड वो कहते रहे। लेकिन एंड के ऊपर जो उन्होंने एक दो बातें की, उन्होंने FBR चेयरमैन से कहा, चेयरमैन FBR से बड़ा क्लियरली कहा कैटेगोरिकली कि जी आप 15 जून तक तमाम पेंडिंग रिबेट क्लेम्स और जो बाकी रिफंड्स हैं वो सारे अदा किए जाएं। बड़ा क्लियरली उन्होंने सबके सामने ये कहा जी। ठीक है, इसकी तो खबरें भी आ गई जी, चेयरमैन FBR से कहा जी। और सेकेंडली वहां पर चूंकि सेक्रेटरीज भी थे, फेडरल सेक्रेटरीज भी थे और काफी सारे मिनिस्टर्स भी थे, और उन्होंने एक और बड़ी जो क्लियर इंस्ट्रक्शन दी कि जी तमाम सेक्रेटरीज को इन राइटिंग मेरी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये ऑर्डर्स पास किए जाएं कि जब भी कभी कोई चैम्बर प्रेसिडेंट इनको कॉल करता है, कोई अपनी मीटिंग का टाइम सेट करना चाहता है, तो तमाम काम छोड़ के आप उनकी बात सुने। अच्छा, और उसको आप प्रायोरिटी दें, उनकी बातचीत को आप प्रायोरिटी दें। एंड ही कैटेगोरिकली सेड दिस थिंग एट द एंड, ये बात की। और बाकी उन्होंने जो आने वाला बजट है उसके हवाले से हमें कोई ऐसी उन्होंने खबर नहीं दी कि जी उसमें हम ये कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे। वो हमारे साथ इस तरह ही प्रेजेंट कर रहे थे जैसे हमारे से सजेशंस ले रहे हैं और शायद उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो सब हम सब चैम्बर्स ने अपनी अपनी सिफारिशात पेश की और उस पर गुफ्तगू की, बट उन्होंने ये इंटरैक्टिव सेशन नहीं था, वो ज्यादा सुनने की तरफ थे और जैसे सुनकर और वेल नोटेड वो कर रहे थे। और मोस्टली जो है जी फिक्स टैक्स रिजीम के ऊपर कराची चैम्बर, लाहौर, सियालकोट, FPCCI सबका एक ही मौक़िफ़ था कि फिक्स टैक्स रिजीम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। तो
वो सब ने ये कहा जी कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो करें। सियालकोट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, मैंने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के ऊपर खास एम्फेसिस किया कि जी वो हमारी जो टेम्परेरी इंपोर्ट्स है ना जी, वो हमारी शहरग हैं कि हम टेम्परेरी इंपोर्ट इजी होना चाहिए और ताकि री एक्सपोर्ट कर सकें। वो उसको इतना मुश्किल बना दिया गया है कि वो हमारे लिए एक बड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही थी। इन्होंने जी पिछले दिनों में क्या किया है कि जो हम टेम्परेरी इंपोर्ट करते हैं उस पर हम पोस्ट डेटेड चेक दिया करते थे, वो खत्म करके इन्होंने कहा जी आप बैंक गारंटी दें, इंश्योरेंस गारंटी दें, विच कॉस्ट मनी। तो वो मैंने इन्हें कहा जी कि वो नहीं होना चाहिए। आप प्रोफाइलिंग करें, जो कंपनी 5 साल से ज्यादा अरसे से काम कर रही है और वो ठीक काम कर रही है, उसका कभी चेक डिसऑनर नहीं हुआ, उसकी चीजें टेम्परेरी इंपोर्ट करती है, वो एक्सपोर्ट कर देती है, तो उसको आप पोस्ट डेटेड चेक लें। ये तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जो आपने कहा है कि जी बैंक गारंटी दें या इंश्योरेंस गारंटी दें, विच दैट कॉस्ट अ लॉट। तो इसके ऊपर भी उन्होंने पॉजिटिव साइन दिया कि जी ठीक है, इसको देखते हैं। तो अच्छा, ये किस चीज के लिए आपको चाहिए होती है इंपोर्ट? ये सर हम लोग जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, सपोज मैं टेक्सटाइल गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता हूँ, लेदर गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मैं जिपें, बटन, धागा, कपड़ा, ये चीजें मैं इंपोर्ट करता हूँ। जब मैं इंपोर्ट करता हूँ तो बीइंग एन एक्सपोर्टर मैं टेम्परेरी इंपोर्ट करता हूँ, विदाउट कस्टम ड्यूटीज और विदाउट सेल्स टैक्स, सारा कुछ हमें एग्जम्प्ट होता है। और ये पूरी दुनिया में इस तरह ही होता है, वियतनाम में भी इस तरह ही है, बांग्लादेश में भी इस तरह ही है। बांग्लादेश के अंदर अपनी प्रोडक्शन तो नहीं है, वो सब कुछ बाहर से मंगवा रहे होते हैं। अच्छा, ये चीजें हमारे मुल्क में नहीं हो सकती? नहीं, कुछ चीजें हैं जो कि चाइना से, हमें जिपें जिस तरह है, जिप हम चाइना से मंगवाते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं बन रही, वो क्वालिटी नहीं बन रही, वो हमें मंगवानी पड़ती है। इसी तरह कपड़ा, जो पॉलिएस्टर कपड़ा है, वो हमारा सारा चाइना से आ रहा होता है। और इसी तरह बांग्लादेश वाले भी मंगवा रहे हैं, इसी तरह वियतनाम वाले भी मंगवा रहे हैं। जो भी हमारे जैसे ममालिक हैं वो सब चीजें इंपोर्ट करते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं। और तमाम मुल्कों में इस तरह ही है कि उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है कि जी आप इजीली मंगवाएं और ताकि आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं। ठीक है, ये मुझे ये वाली बात मुझे मेरे जैसे एक आम आदमी को भी समझ आ गई। अच्छा जी, ज़की जाल साहब, अच्छा जी, मुलाकात भी हो गई और जिस तरह वो सैयद साहब ने बताया है कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने सुना, ये सुनने का सेशन था। और तो क्या इससे जो आम आदमी है, जिस तरह हम पहले देखते थे कि वो जो टीवी के सामने बैठ जाते थे और सुनते थे कि जी वज़ीर ख़ज़ाना साहब क्या कह रहे हैं, और चूँकि समझ इसलिए नहीं आती थी चूँकि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में अपने वो जो अज़ीज़ रिश्तेदारों की जो लैंग्वेज है उसमें वो गुफ्तगू कर रहा होता था। तो अब वो चाहे वो वज़ीर ख़ज़ाना उर्दू में भी बात कर रहा हो तो बात तो ज़ाहिर नहीं समझ आती, बल्कि जो वो तकरीर होती है वो पता तब चलता है जब वो टैक्स फ्री बजट कह के तो टैक्स आम आदमी पे ठोक के जाते हैं। तो आम आदमी अब ज़रा कुछ लाताल्लुक़ सा नहीं हो गया? जी जाहिद साहब, बिल्कुल आपकी बात बजा है। मैं आपको एक इसके साथ साथ जो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि FPCCI ने और FPCCI का एक जो थिंक टैंक है, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक, उन्होंने एक शेडो बजट भी प्रेजेंट किया है लास्ट वीक में जी। और उसमें जो हमने तजावीज़ दी हैं गवर्नमेंट को कि एक तो हम टैक्स टू GDP जो रेशो है जिस वक्त 9% है, इसको हम अगले 5 सालों में 18% पे ले जाएंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2, जो एक्सपोर्ट इस वक्त 30 बिलियन पे खड़ी है वो हम ले जाएंगे $80 बिलियन के ऊपर। तीसरा, जो ट्रेड डेफिसिट है जो इस वक्त $35 बिलियन का है, इसको हम अगले 5 सालों में 0 कर देंगे। नंबर 4, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 2 करोड़ जो है वो मुलाजमत जो है ना वो हम प्रोवाइड करेंगे, मुलाजमतें डेवलप करेंगे। और इसके साथ साथ जो इस वक्त हमारा जो GDP है जो 452 बिलियन है, इसको हम उठाकर ले जाएंगे 688 बिलियन पे। और जो ग्रोथ है हमारी इस वक्त जो रेट है ये क्या आपके पास ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है जो आप ये सारा कुछ करेंगे और हुकूमत तमाम तर वसाइल रखने के बावजूद ये करने में हर हुकूमत नाकाम रही है? आपके
आपके पास ऐसी क्या गिदड़-सिंगी है? आपका बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मैं सिर्फ एक दो हाइलाइट्स की पूरी कर दूं, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। और प्लस हमने क्या है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो $1900 से उठाकर हम 2900 ले जाएंगे। सर देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, जो लास्ट ईयर 11,900 अरब इकट्ठा हुआ था, उसमें से हमने 8,000 अरब, जो कि तकरीबन 75% बनता है रेवेन्यू का, वो हमने सूद में दे दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि आप जो इंटरेस्ट रेट 11.5 से आप इसको उठाकर 6% पे 7% पे लेकर आते हैं, तो आपका 2,000 अरब से 3,000 अरब आपका वो सूद की मद में कम हो जाएगा आपका। तो यहां से एक आपकी जो डेफिसिट है वो पूरा होगा। नंबर 2, हम ये कह रहे हैं कि आप टैक्स की भी हमने बात की है कि आप 18% से सेल टैक्स को 15% पे ले जाए। तो जब आपका पाई बढ़ेगा तो आपका टैक्स भी ज्यादा होगा। इस वक्त आपका इस साल में 900 अरब का डेफिसिट है। तो ये चीजें कही हैं। प्लस हमने कहा कि कंस्ट्रक्शन को आप बेहतर करें, कंस्ट्रक्शन में आप पैकेज दें, वो एक ऐसा एक आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है। और प्लस अगर 5 लाख घर अगले 5 सालों में बनते हैं तो जीटीपी में 2.5% की उसकी कंट्रीब्यूशन आती है। तो हमने उसकी प्लस हमने कहा कि आप एक्सपेंस कम करें आप, ठीक है ना। किसका? तो अगर ये किसका काम करें? एक्सपेंस कम करें ना, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंस भी कम करे। ओए दोबारा कलमा पढ़ो जी, आपने इस तरह की बात की। आप पे तो FIR होनी चाहिए कि इस तरह की बातें करते हैं आप हुकूमत के खिलाफ। देखिए बात ये है भाई साहब, अगर हमने देखिए अब ये टाइम ऐसा है क्योंकि अब इन्फ्लेशन का जो अभी CPI इंडेक्स आया है वो 11.5% आया है, ठीक है। और हमें अब खतरा लगता है कि इससे ज्यादा और अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को ये टाइम इस वक्त जो है ना डिसीजन लेने का है। इसी तरह हमने उनको कहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वक्त सोचें कि जो गल्फ में हालात बने हैं, हमारे मुल्क में 1% भी जो है ना FDI नहीं आई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, तो उसके ऊपर भी कुछ डिसीजन लेने की जरूरत है। 111 एक क्लास है, उसको भी हमने कहा है कि उसको भी फ्लेक्सिबल करें। तो ये वो चीजें हैं जो कि सारी हमने जो शेडो बजट दिया है सर, वो एक्सपर्ट्स के साथ दिया है। हमारे जो इसके CEO हैं वो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं नवाज अहमद सुखेरा साहब। इसके अंदर हमारे एक्स जो है चेयरमैन FBR भी हैं इस पूरी टीम के अंदर, और इसमें 6 महीने की हमारी पूरी मेहनत हुई है। तो हमने जो बजट दिया है शेडो, इसके ऊपर 7 बेसिक्स है, एक पॉइंट के पीछे हमने ये कहा है। प्लस हमने कहा है कि नॉन ट्रेडिशनल जो सेक्टर है उसकी एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। अच्छा, तो ये जो आपका शेडो बजट था, ये किसी ने जब मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से तो उनको कहा कि भाईजान आप इतना टिल लगा के ये कहानियाँ करते हैं, तो हमने तो ये बजट पेश भी कर दिया, आप इसी को अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? कोई किसी ने कोई हिम्मत की? मेरी इंफॉर्मेशन है सर, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, फ्रांस मिनिस्टर ने इसका खुद जिक्र किया, औरंगजेब साहब ने, कि जनाब जो है उन्होंने किया, शेडो बजट भी पेश किया है। अब हमारा पॉइंट है कि वो इसको पॉजिटिव लेते हैं या इसको अपने लिए चैलेंज लेते हैं। अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो मसला हल हो जाएगा, और अगर इसको अपने लिए चैलेंज लेंगे तो उनके लिए फिर मसला बनेगा। तो पॉइंट ये है कि हमारी FPCCI की, हमारी थिंक टैंक की 6 मंथ की ये एफर्ट्स हैं, और फाइनली इसी चीजों पे हम पहुंचेंगे। अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है सर, हमारी इदारे बंद हो रहे हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ये बातें बहुत ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी उस्मान शौकत साहब, ये पहले तो था ना कि जी अच्छा जी वो जो मुतासर होते थे, हमारे यहाँ फ़िल्म इंडस्ट्री मुतासर होती थी पड़ोसी मुल्क की इंडस्ट्री से, और फैशन भी और भी बहुत सारी चीज़ें, हमारे यहाँ बहुत सारी रसूम और रिवाज भी वहीं से अख़ज़ किए जाते हैं। पूछना मुझे ये था कि वहाँ की, अगर वहाँ का मिसाल के तौर पे वहाँ का अगर वो मनहूस प्राइम मिनिस्टर है, तो वहाँ का वो जो पंजाब है उसका जो वज़ीर आला है उसकी जो गुफ्तगू है, तो उस पर भी तो वो जिस तरह की बातें करता है वो कोई मतलब 100% तो झूठ नहीं बोलता होगा कि ये फ़लाँ ऐसे इक़दामात किए गए तो उनके ये वाले मुस्बत नताइज निकले। तो हमारे यहाँ क्या मौत पड़ती है ऐसे ही मामलात पे अमल दरामद करने में हुक्मरानों को और सरकारी मशीनरी को? प्लीज़ ज़रा इस पे ज़रा मुझे रोशनी डाल दें, क्योंकि अब तो ये सवाल सामने उठता है कि भाईजान अगर वहाँ हो सकता है तो आप क्यों नहीं करते? जी बिल्कुल, और ये सवाल बार बार उठता है, बिजनेस कम्युनिटी भी इसको उठाती है। और जब भी हम यही बात करते हैं कि जी हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, तो हम कंपेयर अपने आप को इंडिया के साथ ही पहले करते हैं, चाहे बिजली का रेट हो,
चाहे टैक्स हो, चाहे काइबोर हो। देखिए एक बहुत बड़ा जो मैं इशू इस वक्त समझ पा रहा हूं, एक तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास IMF के प्रोग्राम में होने की वजह से बहुत ज्यादा स्पेस तो नहीं है, लेकिन मसला ये है कि ये पहला प्रोग्राम भी नहीं है। आज हम PCO प्रोग्राम कर चुके हैं। वो उस्मान साहब वो हमारे जंग में कहते हैं जब मैं बाल थे यो हाल, मतलब हम तो तुल तवील अरसे से ये जो IMF की कहानी सुन रहे हैं, और जो भी आता है यहाँ वज़ीर आज़म नामी जो भी चीज़ होती है वो यही कहता है ओ जी फंस गए हैं, बहुत बुरे हालात हैं। मतलब कभी किसी के मुंह से खैर नहीं हमने सुनी। तो ये आप बात कर रहे थे जी। तो ये देखिए हम यहाँ पहुंचे कैसे, अगर हम अपना ये 20 से ज्यादा प्रोग्राम्स कर चुके हैं और फिर हम IMF के पास ही जाते हैं, तो फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी है जाहिद साहब। अगर हमारे सिस्टम में आप देखिए तो हम लोगों ने अपने आप को बिल्कुल ही एक इररिस्पॉन्सिबल रेकलेस बिहेवियर दिखाया है फिस्कल, जो अभी बात पहले ज़की जाज साहब भी कर रहे थे कि देखिए आपकी जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, SOEs हैं, अगर आज हम कहते हैं ना कि हम IMF से $3 बिलियन के लिए या $4 बिलियन के लिए जाके किस्त मांगते हैं, आप जरा SOEs का लॉस देखिए कि वो सालाना आपको एक SOE कितना ब्लीड करती है, और वो टैक्स पेयर ही उसका जो है वो बर्डन उठा रहा है इस वक्त। तो अगर आप उसको अल्लाह करके एक PIA प्राइवेटाइज हुई, और कल हमने अप्रिशिएट किया, चेंबर्स ने बात की। आप शायद उन सरकारी इदारों की बात कर रहे हैं जो जोंके बने हुए हैं और खसारे में जा रहे हैं और नहुसत की तरह वतन अजीज पे छाए हुए हैं। मेरा ख्याल आप उन सरकारी मनूस इदारों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और अगर ये इदारे बंद हो जाएं तो आप हैरान होंगे कि आप इनका लॉस कई गुना है जो हम IMF से सालाना जिसके लिए हम इतनी तगोदौ करके उनसे पैसे लेते हैं। तो देखिए आपको इस वक्त इस चीज को देखना पड़ेगा कि आप यहाँ पहुंचे क्यों। आपने एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, अब आज आपके पास स्पेस मौजूद नहीं। आज आप कहते हैं हमने तरक्की करनी है, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, लेकिन आज आप कोई भी एमनेस्टी नहीं देने की पोजीशन में, आप किसी सेक्टर को कोई कंसेशन देने की पोजीशन में नहीं है। तो एक तरह से एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ या एक्सपोर्ट लेड बजट लाना भी मुश्किल है, क्योंकि जैसा ये पहले सदूर भी ये बात कर रहे थे कि आपके पास स्पेस मौजूद नहीं। तो अब आपने करना क्या है? अब आपने करना ये है कि आप रीएलोकेट करें अपनी रिसोर्सेज को। खुदारा इस वक्त अपनी लॉस मेकिंग एंटिटीज को इमीडिएटली देखें। PIA की हम कल बात कर रहे थे, अभी तक ये पता लगा कि PIA में भी कोई बहुत ज्यादा टर्न अराउंड शुरू नहीं हुआ, कई माह हो गए उसकी प्राइवेटाइजेशन को। और कल PM साहब ने मीटिंग में ये बात भी की कि जनाब वो PIA में बेहतरी कब आनी शुरू होनी है, ये उनका एक जुमला था कल, और उस पर उन्होंने जवाब दिया कि हाँ जी बस वो 1-2 माह अभी रह गए और PIA उसके बाद आप एक बेहतरी की तरफ जाते देखेंगे। तो आप देखें कि अल्लाह करके एक SOE हुई और अभी तक वो उस लेवल पे नहीं पहुंची जहां उसको होना चाहिए। कल हम सुन रहे थे कि कुछ हुजाज की फ्लाइटें PIA की बहुत शदीद डिले हुई है सऊदी से। ये ऑन द साइड टॉपिक है, लेकिन बात यही हो रही थी कि हमारी एयरलाइन कौमी एयरलाइन है, वो क्यों नहीं ऑपरेट कर पा रही और लोग उस पर सफर क्यों नहीं करते आज। तो यही हाल पूरे मुल्क का और तमाम डिपार्टमेंट्स का हो चुका है कि एक डिके की सूरत हाल है। एक आप कह ले कि एक नेगेटिव हम एक उसमें एक विशेष सर्कल में हैं कि हम कर्ज लेते हैं, उससे कर्ज की अदायगी करते हैं और फिर और कर्ज ले लेते हैं। और अब तो इस वक्त ये लग रहा है कि शायद ये IMF का प्रोग्राम जो अगले साल खत्म होना था, ये अब खदशा है कि जो आपका डेफिसिट है, क्योंकि आप टारगेट तो मीट नहीं कर पाए और बहुत शदीद डेफिसिट है जो इस वक्त लेवी से पूरा किया जा रहा है। पेट्रोलियम लेवी जो है वो इस वक्त आपको एक्चुअली डेफिसिट में हेल्प कर रही है। तो शायद अगले साल एक्सटेंशन भी हो जाए इस प्रोग्राम की। तो ये भी एक खदशा बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो देखिए एंड में आपको अपना ये गिरेबान में झांकना है। देखिए इंडिया ने, मैं बात करता हूं, हम बात करते हैं रिश्वतखोरी है और इश्यूज है, वहां पे भी हैं, लेकिन मैं वहां देखता हूं कि वो कौम की तरक्की और मामलात को एक हद तक आगे लेके चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने ये ना मामला अपने पॉलिटिशियंस में देखा, ना ब्यूरोक्रेसी में देखा, ना जुडिशरी में देखा, अक्रॉस द बोर्ड हमने ये नहीं देखा। हम आप जितनी कोशिश कर लें, ये पूरा इकोसिस्टम है जो मुल्क के लिए चलेगा। आज हम बांग्लादेश में कहते हैं कि एक एक्सपोर्ट के कंटेनर को एम्बुलेंस का दर्जा हासिल है, रोड पे आपको जगह दी जाती है, क्योंकि उनकी आवाम समझ चुकी है कि एक्सपोर्ट का कंटेनर जब जाएगा तो ज़र मुबादला मुल्क में आएगा और काम चलेगा। हमारे तो एक्सपोर्ट के कंटेनर को पकड़ के बंद कर दिया जाता है डी चौक पे। हमारे तो हाल ये है कि आपका एक्सपोर्टर, अभी आप EFI जो स्कीमों की बात हम कर रहे हैं, हम तो डे टू डे स्ट्रगल करता है एक एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ तो कोई भी नहीं। मैंने कल वज़ीर आज़म साहब से ये बात भी की कि आप बताएं आज एक्सपोर्टर के लिए क्या टैक्स कम है। आप 5% टैक्स कम कर दें, 4% टैक्स कम कर दें, कुछ तो एक्सपोर्टर को देना, फिर एक्सपोर्ट लेड आप ग्रोथ की बात भी कर सकते हैं। इस वक्त तो कोई इंसेंटिव एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के हमें नजर नहीं आ रहे। तो अनफॉर्चुनेटली हाथ बंधे हुए हैं, फिस्कल स्पेस है नहीं, और हम अपनी हरकतों की वजह से यहाँ पहुंचे। बिल्कुल सही हो बात, बिल्कुल सही हो गया। हाँ जी, एहतिशाम साहब मोहतरम, ये हम तो यानी पहले फैसलाबाद,
बहुत पहले कराची, फिर फैसलाबाद और सियालकोट। और सियालकोट के बारे में कहा गया कि वहाँ पे वो इतनी एक्सपोर्ट करते हैं कि वो अपनी सड़कें भी ख़ुद बना सकते हैं, प्राइवेटली एयरपोर्ट भी बना सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब आप इतने सियाने लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं कि अपनी अपनी बिज़नेस को ग्रो कर रहे हैं और वो फैलता जा रहा है, बल्कि उसको आप शहर के लिए भी सहूलत का बायस अगर बना रहे होते हैं, तो फिर आप लोगों के इतने ताकतवर होने के बावजूद भी आप नेशनल लेवल पे क्यों ऐसी कोई फ़िज़ा बनाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके, या आपने तवज्जो नहीं फरमाई कि क्या बिज़नेस कम्युनिटी मिल मिला के कोई किसी कोई शहर, कोई ज़िला, कोई तहसील, कोई यूनियन कौंसल उसको इतना ज़बरदस्त बना दे कि हुकूमत मजबूर हो जाए और ऐसी फ़िज़ा बन जाए कि बाकी सारे ख्वाहिश करें कि जी उत्थे चलना, वहाँ जाके वहाँ के प्लॉट की अहमियत है, वहाँ का चाहे वीज़ा नहीं है लेकिन वहाँ की अहमियत बेहद बेहिसाब बढ़ जाए। कोई इस पे ज़रा, मैं शायद अपना सवाल वाज़े कर पाया हूँ। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी जाहिद साहब, आप 100% सही कह रहे हैं। और अगर ये हमें थोड़ी ऑटोनॉमी दे दें पाकिस्तान गवर्नमेंट, तो शायद हम आप सियालकोट और इसके गिरदोनवा के इलाके को हम एक मॉडल कंट्री का अगर कर सकें तो वो बेहतर होगा। अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कुछ चीजों में, जिस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक करनी पड़ती है, उसमें हम अपनी कोई इंडिविजुअल या हम एक कोई मुल्क का दर्जा नहीं है कि हम कोई अपनी कस्टम्स, तो उसके लिए हमारा जिस तरह बांग्लादेश है, जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था, वियतनाम की एक्सपोर्ट कोई 450 बिलियन डॉलर के करीब है जी उनकी एक्सपोर्ट। तो वो अब मुकाबला जो उनसे ना ये मुल्कों के दरमियान है, ये इंडिविजुअल्स शहरों के दरमियान या मेरा और मेरे किसी और कंपेटिटर का, कराची के कंपेटिटर का मुकाबला नहीं है। पहले ये होता था कि हमारा आपस में कंपटीशन होता था। अब जब मुल्कों की बात आती है तो वो इतना ज्यादा प्राइस डिफरेंस आ जाता है कि वो आप कंपीट नहीं कर सकते। हम तो मतलब अब जिस तरह FBR सुपर टैक्स लिया है, ठीक है जी, सियालकोट ने अपने हिस्से का सुपर टैक्स जो था वो सबसे पहले पे किया है, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो सुपर टैक्स। अब गवर्नमेंट जो थी ना, सुपर टैक्स जो कि अदालत ने उसको 4 साल रोकी रखा, अब उसके ऊपर जुर्माने लगा दिए, जितना सुपर टैक्स था उतना ही जुर्माना कर दिया। तो हमने सर पाकिस्तान के अंदर रहना है, पाकिस्तान की पॉलिसीज के मुताबिक अमल दरामद करना है, तो स्कोप बहुत है। मैं 100% कहूंगा कि जी बहुत स्कोप है एक्सपोर्ट का, हम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के काम है वो गवर्नमेंट के काम है, वो हम इंडिविजुअल लेवल पे या सियालकोट में रहते हुए हम वो नहीं कर सकते। हमें जो फैसिलिटेट, मतलब जिस तरह EFS की मैं बात कर रहा था, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, ये गवर्नमेंट ने बनाई हुई है और गवर्नमेंट ही उसमें बातें पैदा कर रही है। फिक्स टैक्स रिजीम बहुत अच्छा था, गवर्नमेंट ने ही बनाया हुआ था। नवाज शरीफ साहब ने आज से 30 साल पहले फिक्स टैक्स का सिलसिला शुरू किया और अब जो है वो गवर्नमेंट नहीं उसको। अच्छा, लेकिन एहतिशाम साहब वज़ीर दाखिला ने बेचारे ने आप लोगों की मिन्नत भी की, समाजत भी की, तरला भी किया, थोड़ी सी जो है ना हल्की फुल्की सी धमकियां भी देने की कोशिश की जितनी अपनी उसकी हैसियत औकात थी। तो कि जी अपनी दौलत जो आप लोग लेके गए हुए हैं बिजनेसमैन बैरून मुल्क पाकिस्तान से कमा के, तो अगर वो आप बजट से पहले ले आएंगे तो ठीक है, वरना फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कराची से 2-4 लोगों को उठा लेंगे तो फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी तक कितने लोग उठाए गए हैं, या वज़ीर दाखिला आपके भी आपने उसको मुँह ही नहीं लगाया या उसकी धमकी को लिफ्ट ही नहीं कराई? नहीं सर, ये मेरा ख्याल है कि ये हम SME सेक्टर जो सियालकोट का है उसको तो बिल्कुल भी ये धमकी नहीं है। और अच्छा, वैसे भी जो बिजनेसमैन पैसा लेकर जाएगा ना जी, तो वो अपना कमाया हुआ लेकर जाएगा। अगर मतलब किसी ने कोई, मतलब मेरा ऑफिस अगर अमेरिका में है, मैंने वहां पर अगर घर ले लिया या कोई फ्लैट ले लिया, या जर्मनी में ऑफिस है किसी का तो उसने जर्मनी में फ्लैट ले लिया, तो वो अपने कमाए हुए पैसे से लेकर जाएगा। जो अच्छा, ये वाली बात आप सरकारी पैसा जो चोरी करके जाता है उसका ज्यादा अफसोस होता है। जो कि पाकिस्तान की पब्लिक मनी है, वो जो जाती है मुल्क से बाहर, दैट इज डेंजरस। हम तो बाहर से ही कमाते हैं और अगर बाहर से ही हमने कहीं पर कोई छोटा मोटा घर ले लिया और दैट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस,
वो कोई ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग, बिजनेसमैन, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बिजनेसमैन, मतलब मैं सियालकोट के तो सबको जानता हूं, कोई किसी ने कोई छोटा मोटा घर शहर रखा हो तो अलग बात है, बट मनी लॉन्ड्रिंग कोई उस तरह जो हम करोड़ों अरबों रुपए ले जाए, वो कोई ऐसी कहानी नहीं है। वो ज्यादा हमारा पॉलिटिकल कल्चर में, मतलब आप कह सकते हैं या कोई बहुत बड़े एक्सपोर्टर हों, कोई वो कर सकते हो, लेकिन मेरे नहीं ख्याल आप कह सकते हैं कि कोई जो जमीनों का कारोबार करते हो शायद वो कुछ ऐसी हरकत, लेकिन जो प्रॉपर बिजनेसमैन है उनका तो इधर ही गुजारा मुश्किल से चल रहा होता है और वो इधर ही अपनी दौड़ धूप में लगे होते हैं। उनके पास कोई ऐसा इतने पैसे फालतू नहीं होते कि वो कहीं बाहर लेकर जाएं या मनी लॉन्ड्रिंग करें। अच्छा, तो चले मैं ज़की साहब की तरफ जाने से पहले, ज़की साहब की तरफ जाने से पहले मैं एक बात ज़रा पूछना चाह रहा था कि जब आप लोगों की मुलाकात होती है वज़ीर-ए-आज़म से या वज़रा से, चले वज़ीरों शज़ीरों को तो छोड़ें, ये तो बेचारे ऐसे ही, तो अगर वज़ीर-ए-आज़म से होती है तो आप लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि भाईजान ये आपकी सरकार, जो भी सरकार मौजूद होती है, वो कहती है जी कि ये बिजनेसमैन चोर हैं, टैक्स नहीं देते? कभी आप लोगों ने ये मुतालबा नहीं किया कि भाईजान आप हमें टैक्स चोर मत कहें या आप हमें चोर मत कहें? कभी ऐसा मौका आया कि आप लोगों ने कहा हो, या इस मर्तबा कहा हो, या कभी आज से 2000 साल पहले भी कहा हो? ये तो आपने बिल्कुल हमारी दुखती रग पर हाथ रखा है। हमें इसी तरह के जुमलों का या इसी तरह के, मतलब मुंह से नहीं कहते लेकिन उनकी हरकतें यही होती हैं कि जैसे बिजनेसमैन चोर हैं, वेयर ऐसी बात नहीं होती। और मतलब हम उनको मुंह पर नहीं कहते कि जी आप हमें ना कहें, लेकिन जो बिटवीन द लाइंस होता है वो यही काम हो रहा होता है। अच्छा, यानी वो आपको नहीं कहते कि हम चोर हैं, लेकिन वो काम यही कर रहे होते हैं। पिछली दफा आपको मैं बताऊं जी जाहिद साहब, हमें ना प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट ट्रॉफीज दी मुख्तलिफ सेक्टर्स में। सियालकोट के भी कोई 4 सेक्टर्स को एक्सपोर्टर्स बेस्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पे ट्रॉफीज मिली। आप यकीन करें कि उसके चौथे दिन ना उनके में से 3-4 एक्सपोर्टर, जो टॉप एक्सपोर्टर, $450 मिलियन की एक्सपोर्ट करने वाले, उनके ऊपर केसेस बने हुए थे कि जी इन्होंने टेम्परेरी इंपोर्ट मंगवाई है चीजें और ये उस 9 महीने के टाइम में वो एक्सपोर्ट नहीं कर सके। तो उनके ऊपर FBR की, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, वो ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि ये कोई बहुत बड़ा इन्होंने जुर्म कर दिया है। वो मतलब किसी का एक्सपोर्ट ऑर्डर लेट हो गया, इनका पहले 5 साल का टाइम था कि जी आप जो टेम्परेरी इंपोर्ट करते हैं वो 5 साल के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इन्होंने 9 महीने कर दिया ये बाबुओं ने। और फिर वो 9 महीने में अगर कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सका तो उसके ऊपर केस बना दिए कि ये जुर्माना होगा, ये होगा। तो मतलब वो वाकई आपकी बात 100% सही है। वो इनकी पॉलिसीज इस तरह ही है कि जैसे बस इनको निचोड़ना है, कोई हमारे सपोर्ट नहीं करनी बल्कि इनको पकड़ना, काबू करना है किसी ना किसी तरीके से। ज़की साहब ये बड़ी जबरदस्त बात कही एहतिशाम साहब। एक बात मैं जाहिद साहब ज़की साहब पे जाने से पहले मैं इस बात पे जरूर कहना चाहूंगा कि ये पॉइंट आपका हमारी भी दुखती रह गया। जैसे प्रेसिडेंट सियालकोट चेंबर ने भी बात की कि जब भी हमसे ये बात की जाती है ना कि बिजनेस कम्युनिटी चोर है, टैक्स नहीं देती, तो मेरा हमेशा जवाब उसका ये होता है कि ये वही बिजनेस कम्युनिटी है जो पाकिस्तान में नंबर 1 चैरिटी करती है और फिलैंथ्रोपी करती है। आप अगर आज देखें पाकिस्तान नंबर 1 है, लीडिंग है इन कंट्रीज, तो क्या वही बिजनेसमैन चोर होता है और जहां पर उसको इतबार है वहां वो दिल खोल के चैरिटी करता है? तो इस चीज को भी देखने की जरूरत है कि ट्रस्ट डेफिसिट है जिसकी वजह से बिजनेसमैन ट्रस्ट नहीं करता और नहीं देता, लेकिन जहां उसका ट्रस्ट है वहां दिल खोल के देता है। अच्छा, चलें फिर अगर यही वाली गुफ्तगू है तो फिर थोड़ा सा ये भी बताए ना कि क्या आपकी कम्युनिटी में टैक्स चोर नहीं है? बिल्कुल नहीं है, सारे हाजी लाख ने नहीं है, जरूर हम कभी भी उनको डिफेंड नहीं करते। देखिए चेंबर ऑफ कॉमर्स का तो मेंबर होने के लिए आपका एक्टिव NTN होना चाहिए और आपकी टैक्स रिटर्न होना चाहिए, उसके अलावा तो आप चेंबर के मेंबर ही नहीं बन सकते। तो हमारे तो मेंबर आर ऑल एक्टिव टैक्स पेयर्स और हम कभी भी मैंने ये तो कहा ही नहीं कि वो टैक्स नहीं देते। मैं तो टैक्स चोरी का जो इल्जाम है कोई तो उसमें होंगे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तो फिर आप लोग उनको उनकी वजह से आप लोग बदनाम होते हैं। डिफेंड कर सकते हैं उनको। आप लोग अगर उनकी वजह से बदनाम होते हैं और उनकी तादाद बहुत कम है तो आप लोग उनके खिलाफ खुद एक्शन क्यों नहीं लेते? और अगर खुद नहीं ले सकते तो सरकार जब लेती है तो फिर उसकी रास्ते में रुकावटें क्यों पैदा करती है?
नहीं, मैं आपको बताऊं, लास्ट बजट में अगर आपको याद है 37AA का क्लॉज आया था जाहिद साहब, जिसमें पावर टू अरेस्ट दे दी गई थी एफपीआर को। आपको याद होगा कि अगर शक की बुनियाद भी हो तो उस पर पावर टू अरेस्ट होगा। हमने चेंबर्स नहीं मिलके, जकी एजाज साहब उसमें बहुत एक्टिव थे उस टाइम पे, उनको याद होगा कि हमने एक कमेटी बनवाई थी और हमने कहा था कि आप अरेस्ट से पहले आप जिस ट्रेड का या जिस चेंबर का वो मेंबर है, गवर्नमेंट हमारे पास एफबीआर हमें बुला ले, उनको बुला ले, और अगर वो गिल्टी है तो हम आपको खुद कहेंगे कि आप इसको अरेस्ट करें। हमने तो खुद यही वे फॉरवर्ड दिया हुआ है कि अगर आप, लेकिन कोर्शन नहीं होगी। आज 175C मौजूद है जिसके तहत लोगों के प्रेमिसेस पे एफबीआर के लोग बिठा दिए जाते हैं। कोर्सिव टैक्टिक आज भी मौजूद है जो वहां हो रहा है, वो नहीं हम होने देंगे। लेकिन जो जायज टैक्स दे रहा है उसको तंग ना करें। हाँ, जो नाजायज है हम बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ हैं। अच्छा, एक साहब ने ना, चंद साल पुरानी बात है, एक साहब ने कहा यार देखो मेरी दूध दही की दुकान है, वहाँ पे भी लोगों ने ये जो एफबीआर वाले आके बैठ गए हैं और ये देखो ये। अच्छा, मैं समझा कि वो सच्ची मुच्ची वो ठीक बात कह रहे हैं। यार दूध दही थे आके बह गए ने एफबीआर वाले, तो बाद में पता चला कि उनका लाखों रुपए का सिर्फ दूध दही बिकता था। तो मतलब रोज़ाना तो मैं मुझे अपनी माकत पे बड़ा हंसी आई कि मैं बड़ी उनके साथ हमदर्दी कर रहा था, तो पता चला कि वो तो जो है वो ढेरों ढेर सिर्फ दूध दही पे कमा रहे थे। तो ये इस तरह के जो लोग हैं, तो वहाँ पे एफबीआर वाले तो बैठेंगे तो कोई ज्यादती तो नहीं करेंगे ना? जी देखो, मैं आपको बताऊं, मैं जिस नतीजे में पहुंचा हूं, बाकी लोग भी इससे एग्री करें कि आपकी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम टैक्स में बहुत कंप्लायंट है। एक फैक्ट्री वाला पूरा टैक्स देता है, एट सोर्स टैक्स देता है। जो मिडिल मैन तबका है ना, जिसको हम आरती बरादरी कह लें, मिडिल मैन तबका कह लें, ये चाहे जिस सेक्टर में बैठा है, चाहे मैं फार्मा से मेरा ताल्लुक है, कोई शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है, कोई पोल्ट्री वाला है, जितने ये बीच का मिडिल मैन तबका है, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, वो टैक्स नेट से बाहर है इस वक्त, और उसी को टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। ठीक हो गया। अच्छा जी ज़की साहब, ये तजावीज़ भी हो गई, आप लोगों के मुतालबात भी हो गए, वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हो गई, तो ये जो बजट आएगा फिर तो इसका मतलब है कि वो आपकी तजावीज़ की रोशनी में आ रहा होगा, या फिर अगले दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे कि भाईजान इससे हमारी किसी तजवीज़ पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि आप लोगों की ना किसी की तजवीज़ पे अमल हुआ, या जिस तजवीज़ पे अमल हुआ है वो आप बताएंगे, और बाकियों से आप लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे कि जी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ऐसा मुमकिन होता है कि नहीं होता? जी जाहिर साहब, मैं आपके सवाल का जवाब 1 मिनट के बाद दूंगा। पहले जो बात चल रही थी कि हम चोर हैं ये नहीं है। देखिए, अब 4 साल या 5 साल पहले का रेवेन्यू टारगेट देखें एफबीआर का, वो था 6000 अरब 7000 अरब। लास्ट ईयर जो है वो 11900 अरब कलेक्ट किया तकरीबन जी। तो क्या ये टैक्स किसने दिया है? ये बिजनेस कम्युनिटी ने दिया है। अगर वो ईयर टू ईयर 15 से 20% आपकी रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है तो वो इसी बिजनेस कम्युनिटी ने दिया पाकिस्तान की। सर दूसरी बात यह है कि जो लास्ट ईयर टैक्स पेयर जो थे वो 6.9 फाइलर जो थे 6.9 मिलियन थे, जिसमें से 3.9 ने जीरो पे फाइल किया और बाकी उन्हें अपना जो भी पे किया। हमारा पॉइंट है कि 10 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स अवेलेबल है, तो क्या वो सब फाइलर है? ठीक है, तो उनको सबको फाइलर बना दिया जाए फौरी तौर के ऊपर। 1 पेजर या 2 पेजर फॉर्म हमने जो शैडो बजट में हमने 1 पेजर भी फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया है। नंबर 2, और ये जो फाइलर नॉन फाइलर की और लेट फाइलर की जो इन्होंने एक ऑप्शन रखी हुई है, ये क्यों रखी हुई है? और ये टैक्स बेस क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? जिनके बिजली के बिल लगे हुए हैं इंडस्ट्रियल या कमर्शियल या गैस के, उनको ये फाइलर क्यों नहीं बना रहे? तो जो टैक्स में है जाहिर साहब वो तो टैक्स पे कर रहे हैं और इस पे बर्डन डालते जा रहे हैं, और जो टैक्स में नहीं है वो एंजॉय कर रहे हैं। ये तो बात सारों को पता हो गई है। ये तो अब गवर्नमेंट की एफबीआर की नीयत नहीं है कि आपने टैक्स बेस को बढ़ाना है। ठीक है, तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो मोहसिन नकवी साहब ने $10 बिलियन का कहा था कि बजट से पहले ले आए, हमारा उनसे सवाल है कि उसके लिए उन्होंने हमें क्या ऑप्शन दी है? सेव
क्या चीज दी है। वो कह तो रहे हैं कि हम ले आए, लेकिन उसका वो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं दे रहे जिससे कोई सेफ हमें रास्ता मिले लाने के लिए। तो ये बड़ी अहम बात है कि एक तो अब टैक्स बेस को हमें बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा जो आपका सवाल था कि चलें ये मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का टाइम इख्तिताम पजीर हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो आप बात कर रहे थे, आपको क्योंकि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, हो सकता है हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करनी पड़े बात। अच्छा चलें ठीक है, लो जी फिर शिकायत ही लावांगे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जनाब ज़की जाज़ साहब, बहुत शुक्रिया जनाब उस्मान शौकत साहब, बहुत शुक्रिया जनाब सैयद एहतशाम हैदर गिलानी साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और बजट से आम आदमी की जो मुतासर होने का मामला है और वो जो कुछ उसके साथ हो रहा है उससे बचने के लिए हुकूमत के पास अगर कोई तजावीज़ हैं तो उस पर अमल दरामद करे। कहानियों का वक्त गुजर चुका है और आखिरी बात ये है कि जो भी ये जो सिलसिला है इसका क्या आउटकम होगा और वो तो बजट में अब पता चल ही जाएगा। और ये जो बजट आगे किया गया है उसकी तारीख़ बढ़ाई गई है तो उसके जो मानी हैं वो कौम को समझ आ रहे हैं और ये जो आपस की लड़ाइयाँ हैं ये अब खुल के सामने आने वाली हैं। अल्लाह आपका हम सब का हामी नासिर। ज़ाहिर जंगवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।